हम लोग भी पहले सोनपुर मेला लगता था, हम लोग थिएटर में, मैं गई हूँ। थिएटर में जो है वो 12 बजे रात के बाद क्या होता है? सोशल मीडिया क्या आपको लगता है कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपका करियर सेफ़ है? तो मैंने झूठ ये बोला था फर्स्ट मंथ से कि मेरी जो सैलरी है वो 30-40 हज़ार मुझे मिल जाता है, यूट्यूब और फेसबुक से। कंट्रोवर्सी गई बाहर में, अच्छा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पवन सिंह को कौन बोल रहे हैं, खेसारी को कौन बोल रहे हैं, किसकी वाइफ़ जो है वो किसके ऊपर कमेंट कर रही है, कौन गुंजन सिंह है, कौन अक्षरा सिंह, कौन मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल इतना गंदगी फैल चुका है ना सर, उनको ले जाते हैं, उनको पूछते हैं, टैटू बनवाई हैं? कैसे टैटू बनाई हैं? कहाँ टैटू बनाई हैं? कोई गोरी दिख रही है उसको रशियन बोल दे रहे हैं। रियलिटी है कि जब तक आपके फॉलोअर्स अच्छे नहीं होते हैं, आपके सब्सक्राइबर अच्छे नहीं होते हैं, तब तक लोग आपको वैल्यू नहीं देते, तब तक आप उनकी नज़र में कुछ भी नहीं हैं। बहुत कटाक्ष मुझ पे आते थे कि कहानियाँ करती हैं ये जाके, प्रेरणादायक कहानियाँ करती हैं, देखने वाला है कोई? भोजपुरी बना लेंगी तो ये रातों रात वायरल हो जाएँगी। सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप महिला हैं, आप कुछ अच्छा कर रही हैं, आपके सपने बड़े हैं, सबसे पहला है कि आप कैरेक्टरलेस हैं। एक नेहा सिंह राठौर अभी बहुत वायरल हो रही हैं, है ना? पहलगाम को लेकर वो मोदी जी को के विरोध में वो वीडियो बनाती हैं और अभी देख रहे हैं आप कैसे उनकी वीडियोज़ काफ़ी वायरल हो रहे हैं। सर, शोभा देता है क्या कि कोई मामा जो है वो अपनी भगिनी से शादी कर लेता है, कोई बेटा अपनी माँ से शादी कर लेता है, कोई ऑर्केस्ट्रा वाली स्टेज पे डांस करती रहती है और उसके सर पे सिंदूर पड़ जाता है। अब उस सिंदूर के बाद लोग उस पे रिसर्च ये कर रहे हैं कि वो अबीर था कि सिंदूर था। मीडिया के क्षेत्र में एक महिला के रूप में या एक लड़की के रूप में कदम रखना कितना आसान और कितना मुश्किल है? नदी के किनारे मैं देख रही थी, वहाँ पे लड़की कुछ नहीं पहनी हुई है कपड़ा, 2 कपड़े हैं उसके शरीर पे और वो उसको मोटिवेशनल बनाने के लिए माइक लेके गए हुए हैं। अच्छा। वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको मोटिवेशनल बनाएँ अ, अ। और आप उसको ज़ूम करके दिखा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा अपने मंच पर किसी न किसी खास व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं और आज के हमारी गेस्ट हैं रिपोर्टर अंजलि। निश्चित तौर पे अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो आज के वक्त में अगर कोई अच्छी कहानी और पॉजिटिव स्टोरी अगर आपको देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छे ढंग से उस स्टोरी को प्रस्तुत करते हुए अगर कोई नज़र आता है तो उनका नाम है रिपोर्टर अंजलि। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया सर राकेश जी, सबसे पहले बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत ऐसे कम प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ हम जैसे लोगों को इनवाइट किया जाता है। नहीं, तो क्योंकि आपका जो काम है उसको देख कर के इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये मंच उसके लिए आपके काम के हिसाब से छोटा है, तो थैंक यू सो मच आपने सहारा सराहा इसके लिए। सबसे पहले सोशल मीडिया पे आप काम कर रही हैं। 2-3 साल से आपका सफ़र है और अच्छा सफ़र है। लेकिन हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप मूल रूप से रहने वाली कहाँ की हैं? क्योंकि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है कि भाई ये जो पूरे देश भर में फ़ेमस लड़की है, ये है कहाँ की एक्चुअली? तो ज़रा अपने जो नेटिव प्लेस है वहाँ के बारे में बताइए। मैं छपरा से हूँ, प्रॉपर मैं छपरा से हूँ और पढ़ाई-लिखाई जो भी है बेसिक वहीं से हुई है, 10th मैंने वहीं से किया है, 12th वहीं से किया है। बाद में हायर स्टडीज़ के लिए मैं पटना शिफ्ट हुई और यहाँ से मैंने फिर अपनी बाकी पढ़ाई की है। लेकिन छपरा जो है वो वहाँ का कर्ज बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस फ्रेम में जो है 2 छपरा वाले एक जगह पे बैठे हुए हैं। है ना? बहुत कम लोगों को ये भी पता होगा कि आप भी छपरा से हैं और मैं भी छपरा से हूँ और छपरा वाले आजकल कमाल कर रहे हैं। जी। तो जिस तरीके से ये सफ़र की शुरुआत हुई, आपने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में बता दिया। मीडिया के क्षेत्र में एक महिला के रूप में या एक लड़की के रूप में कदम रखना कितना आसान और कितना मुश्किल है? आसान और मुश्किल तब हम डिसाइड करते हैं कि हमें इंटरेस्ट कितना है इस फील्ड में। अगर आप किसी के प्रेशर में आके इस फील्ड में आते हैं तो आपको बोरियत लगेगी, आपको लगेगा कि क्यों हम इतना भाग-दौड़ कर रहे हैं। लेकिन मेरे केस में मुझे ये काम इतना ज़्यादा पसंद है कि मुझे 24 घंटे में अगर मुझे 1 घंटा सोने को ना मिले ना, तो मुझे इस बात से शिकायत नहीं होगी, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। ये माइक जब मैं ऐसे होल्ड करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास एक अलग तरीके का अधिकार है। मेरे पास बोलने का अधिकार है, मेरे पास कुछ किसी को दिखाने का अधिकार है। और तब आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ती है कि आप कैसे किसी की कहानी को दिखाते हैं, उस ज़िम्मेदारी को निभाना ज़रूरी है। तो मुश्किल तो मेरे लिए नहीं रहा है क्योंकि मैं बहुत इसमें मतलब एक होता है ना आप रम जाते हैं किसी चीज़ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी की रिपोर्टिंग करती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल तो कहीं से भी नहीं है। 2023 में आपने अपने चैनल की शुरुआत की और तब एक ऐसा दौर था, अगर हम यूट्यूब भी या इसके तो एकदम से ग्रोइंग स्टेज हो रहा था।
तो उस समय जब आप पहली बार माइक लेकर के जब पहला कोई इंटरव्यू कर रही थी, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप पहली रिपोर्टिंग के लिए गई थी तो? चैनल मैंने 23 में नहीं बनाया था, हमारा चैनल शुरू हुआ था 2022 में। अच्छा, लेकिन उस वक़्त ऐसा था कि मैं पढ़ाई कर रही थी। मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में सभी पढ़ने वाले, मेरे घर का माहौल पढ़ने वाला। मतलब ऐसा है कि सुबह में न्यूज़पेपर शुरू होता है, फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है और उसमें से वर्ड सेलेक्ट किया जा रहा है कि कौन-सा नहीं आता है। अच्छा ये परिवार में डिस्कशन होता है। भैया पूछ रहे हैं कि वो जो तुमने हेडलाइन्स पढ़ा था उसका मीनिंग क्या होगा बताना ज़रा। तो ऐसा माहौल था और सडनली शिफ्ट करना मीडिया के क्षेत्र में ये बहुत आसान नहीं था। ऐसा नहीं था कि घर पे गए कन्फेस कर दिए कि पढ़ाई छोड़ रही हूँ और मीडिया में जाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा नहीं था। एक दिन में नहीं हुआ है, स्लोली मैंने काम किया है। पढ़ाई के साथ-साथ मीडिया का भी काम किया है। 1-2 जगह इंटरव्यू के लिए चली जाती थी दिन भर में और धीरे-धीरे करते-करते एक बार डिसाइड किया कि नहीं, अब से पढ़ाई नहीं करनी है क्योंकि बहुत समय लग रहा था रिज़ल्ट आने में। बहुत समय लग रहा था कि पीछे मुड़ के देख रही थी तो लग रहा था कि तैयारियाँ होती जा रही हैं, मतलब सेट मारती जा रही हूँ लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। बहुत अच्छा मतलब एक हो भी चुका है तैयारी लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है। 2023 में डिसाइड किया कि नहीं अब जो है वो माइक उठाएँगे और अच्छे से काम करेंगे, 100% देंगे उसमें। जब आप आई तो क्या आपने अपने परिवार वालों को इसके लिए मोटिवेट किया, बताया या फिर आपने बिना बताए हुए शुरुआत किया? पहले मैंने नहीं बताया था, पहले उनको लगता था कि ये ऐसे ही इसको बहुत शौक है तो ये कहीं-कहीं चली जाती है। मेरे जो टीचर्स थे मैं स्टेनो की तैयारी करती थी, मैं स्टेनोग्राफ़र बनना चाहती थी, मैं हाई कोर्ट में जाना चाहती थी, तो मेरा जो दिन भर का टाइम था वो शॉर्ट हैंड लिखने में जाता था, स्पीड बढ़ाने में जाता था, टाइपिंग वगैरह में जाता था और इसके साथ-साथ जब भी समय मिलता था माइक लेके मैं रिपोर्टिंग के लिए जाती थी। घर वालों को बताती तो उन्हें लगता कि मतलब ऐसे ही फ़िज़ूल का काम है, क्योंकि आपके सामने कोई इंस्पिरेशन नहीं है ऐसे। हमारे आस-पास में कोई भी नहीं था जो रिपोर्टर होते हैं, उनका हमें पता चलता कि सैलरी क्या कमाते हैं, कोई कुछ आइडिया ही नहीं था। जब ऐसे लोग सामने जब आईएएस दिख जाते हैं तब तो कोई दूसरा आईएएस बनना चाहता है। बिल्कुल। तो रिपोर्टर कोई था नहीं, तो बहुत मुश्किल रहा है उन्हें उन्हें कन्विंस करने के लिए। तो मैंने झूठ ये बोला था फर्स्ट मंथ से कि मेरी जो सैलरी है वो 30-40 हज़ार मुझे मिल जाता है यूट्यूब और फेसबुक से। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स को सिक्योरिटी चाहिए होती है, यही ना कि बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब में जाएगा तो एक सिक्योर हो जाएगा, उसको एक पैसा मिल जाएगा महीने की 30 तारीख को। इस सिक्योरिटी के लिए माँ-बाप मरते हैं। तो मैंने झूठ बोला, थोड़ा-सा मेहनत लगा, थोड़ा नाराज़ भी हुए पहले और अब जाके जब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो वो बहुत फ़ेवर में हैं और बहुत खुश हैं। जी। परिवार के लोग तो अंततः साथ दे ही देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चुनौतीपूर्ण होता है अपने आस-पास के लोगों का जानना और उसके बाद उनका कटाक्ष। तो कभी ऐसा कुछ आपको मिला सुना उसमें भी क्योंकि आप लड़की हैं, आ रही हैं और रिपोर्टिंग कर रही हैं, निडर किसके होकर के साथ फ़ील्ड जा में रही जा है, रही हैं, कहाँ किसके जा साथ जा रही रही हैं, है, कहाँ जा रही हैं, रात में कहाँ जाती कहाँ जाती है, हैं। सही बात तो है। ये सब चीज़ों का सामना कैसे किया आपने और किस तरह के सवाल आए आपके लिए? माँ-बाप साथ है तो किसका सुनना है सर? तो मैं कल पढ़ रही थी सर कि कहीं पे लिखा हुआ था कि रोटी, कपड़ा और मकान ये 3 चीज़ें जो आपके लिए जुटाने में लगे हुए हैं ना, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। उनके पैर के आगे आपका जो सर है वो झुकना चाहिए, अलावा किसी के सामने आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने आपको डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस अपना कान बंद करके काम किया है। अगर मैं सुनती तो हो सकता था मैं डिमोटिवेट होती, क्योंकि आपको स्टेबल होने में बहुत समय लग जाता है, फॉलोअर्स गेन करने में बहुत समय लग जाता है और बहुत एक क्रूअल एक रियलिटी है कि जब तक आपके फॉलोअर्स अच्छे नहीं होते हैं, आपके सब्सक्राइबर अच्छे नहीं होते हैं, तब तक लोग आपको वैल्यू नहीं देते, तब तक आप उनकी नज़र में कुछ भी नहीं हैं। तो चाहे आप कितना भी अच्छा बोल रहे हैं, कितना भी कितना अच्छा अच्छा बोल प्रेज़ेंट रहे हैं, कर रहे हैं। कितनी भी अच्छी आपकी पढ़ाई रही है, बैकग्राउंड रहा है, तो कान बंद कीजिए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने वैसी चीज़ों को इग्नोर किया, आपने उस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं सिर्फ़ इसलिए वो लाइन सुनना चाहता हूँ ताकि लोगों को भी पता चले कि ऐसे वर्ड्स आते हैं, ऐसे लाइन आते हैं, उसे घबराना नहीं चाहिए। तो वो अगर कुछ वैसे लाइन है महिला है, सबसे पहले चरित्र पर उँगली उठाइए और उसको नीचे खींच दीजिए। सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप महिला हैं, आप कुछ अच्छा कर रही हैं, आपके सपने बड़े हैं, सबसे पहला है कि आप कैरेक्टरलेस हैं। आप किसके साथ जा रही हैं, आप अगर आगे बढ़ रही हैं तो आपके पीछे किसी न किसी का सपोर्ट ज़रूर है। कोई ना कोई आदमी ज़रूर है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको कहीं न कहीं डायरेक्शन दिखा रहा है। डायरेक्शन दिखाते हैं माँ-बाप, दोस्त सब कुछ है, लेकिन जो बोलने का तरीका है ना वो गलत होता है लोगों का। सपोर्ट क्यों नहीं होगा? अगर मैं बढ़ रही हूँ तो ये मेरा अकेले का सक्सेस नहीं है ये। मेरे माँ-बाप साथ में हैं, मेरी फैमिली साथ में है, मेरे अच्छे दोस्त साथ में हैं, मेरे भाई-बहन साथ में हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो बोलने का कटाक्ष होता है ना, वो अलग तरीके का होता है। तो
उंगली तो हमेशा होती है, हाँ। हमेशा उंगली आपके ऊपर उठता है कि कैरेक्टर को लेकर आपको सर्टिफिकेट, किसी को क्या ही सर्टिफिकेट देना है सर। इसलिए मैं कहती हूँ कान बंद कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। इससे बड़ा आपके लिए सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता अगर आप लड़की हैं तो। जी। अगर उस दौर की बात करें जब बिहार में आप काम करें, पहली तो ये बात है और पत्रकारिता बाकी अगर यही चीज़ आप महाराष्ट्र में करती, यही चीज़ आप पंजाब में करती, यही चीज़ अगर आप हरियाणा में करती तो शायद उतने सवाल ना उठते। क्योंकि हमारी जो कल्चर है उसमें लड़कियों का आगे बढ़ के घर से निकलना, कुछ करना, ये सवाल के घेरे में आता है और जैसा सवाल आपने कहा वैसा ही आता है निश्चित तौर पे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जब आपने पहली बार फील्ड में निकल के गए, काम किया, आपने वीडियोज़ बनाए और जब आपको व्यूज़ नहीं आते थे, जब आप वीडियो बनाते थे, व्यूज़ नहीं आते थे, तो दिमाग में क्या चलता था? दिमाग में चलता था कि किसी ना किसी दिन तो कुछ ना कुछ होगा ना। आप किसी के भी सक्सेस स्टोरी को देख लीजिए, अगर बल्ब बनाने वाला भी एडिसन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तो एक बार में तो बल्ब बन के तैयार नहीं हो गया था। हवाई जहाज बनाने वाले जो ब्रदर्स थे, राइट ब्रदर्स जिनको कहते हैं, वो एक बार में तो उन्होंने नहीं बना दिया ना। कोई भी काम एक बार में नहीं होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। आप एक दिन में सक्सेस नहीं हासिल कर सकते हैं। तो दिमाग में हमेशा ये था कि टाइम लग रहा है। बहुत कटाक्ष मुझ पे आते थे कि कहानियाँ करती हैं ये जाके, प्रेरणादायक कहानियाँ करती हैं, देखने वाला है कोई? भोजपुरी बना लेंगी तो ये रातों-रात वायरल हो जाएँगी। कोई किसी के साथ भाग गया वो बना देंगी तो रातों-रात वायरल हो जाएँगी। तो बड़े सारे ऐसे कमेंट्स आते थे कि बना तो रही है लेकिन एक दिन छोड़ देगी, है ना? मतलब थक के छोड़ देगी ये। लेकिन हमारे साथ भी था कि नहीं, ना ही ये लाइन छोड़ेंगे और इसी लाइन से पहचान बनेगी। और आज एक नॉर्मल सी साधारण सी लड़की को जो छपरा से निकल के आई थी, उसको लोगों ने रिपोर्टर अंजलि बना दिया। आज कोई भी कमेंट, मतलब मुझे लगता है 99% कमेंट मेरे ऊपर गलत नहीं आते हैं। मैं पढ़ती हूँ सर, मैं देखती हूँ, जब भी समय मिलता है मैं देखती हूँ कि इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। मेरे काम को कहीं वो लोग ये तो नहीं सोच रहे कि ये कुछ गलत कर रही है। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं अपनी परवरिश को दिखाती हूँ जब मैं काम करती हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे ऊपर कोई उँगली उठे। तो इसलिए बस मैं उस वक़्त का इंतज़ार कर रही थी कि काम तो कर रही हूँ, अच्छे डायरेक्शन में कर रही हूँ, एक समय ऐसा आएगा जब मेरे नाम को भी लोग लेंगे, मुझे भी लोग जानेंगे, मुझे भी लोग अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाएँगे। क्योंकि बहुत नकारा गया है, बहुत उतारा गया है स्टेज से, बहुत जगह एक इंसल्ट भी हुई हूँ और उसके बाद बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी बातें हैं। इसी जवाब से एक सवाल ले लेते हैं, कि जो आपने कहा कि मंच से उतारा गया है। वो अगर घटना आप शेयर करना चाहें, नहीं, घटना अगर शेयर करूँगी तो अभी सिर्फ़ ये छोटी-सी अगर कोई ऐसी अभी बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त बन गए हैं जो पहले जो ऐसे कमेंट्स करते थे वो बहुत अच्छे, अब एक सर्कल बन चुका है मेरा, तो उनके बारे में बोलना मेरे लिए अभी गलत है क्योंकि लेकिन ये किसी को आँकना ना, किसी को फॉलोअर्स पे या फिर सब्सक्राइबर पे आँकना ये बहुत गलत है। आप अगर कोई शुरू कर रहा है ना, पहला कदम बढ़ा रहा है, आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसको डीमोटिवेट ना करें। एक नेहा सिंह राठौर अभी बहुत वायरल हो रही है ना? पहलगाम को लेकर वो मोदी जी को के विरोध में वो वीडियो बनाती हैं और अभी देख रहे हैं आप कैसे उनकी वीडियोज़ काफ़ी वायरल हो रहे हैं। तो नेहा सिंह राठौर पटना में आई थी, वो इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। उनके बारे में मुझे पता चला कहीं से, हमारे साथ जो लोग थे उनके कोई लिंक से पता चला कि वो किसी होटल में हैं, पटना के होटल में थी वो। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए, तो वहाँ पे बड़े-बड़े मीडिया हाउस जो थे पटना के वो पहुँचे हुए थे। तो पहले तो जाके थोड़ा-सा लगता भी है ना कि मतलब बड़े-बड़े लोग हैं, पता नहीं मैं क्या बोल पाऊँगी, शुरुआत कर रही हूँ। क्योंकि इंट्रो गड़बड़ हो जाता है, जब आप शुरू करते हैं ना तो आप क्या शुरुआती में बोल इंट्रो देते हैं, वो थोड़ा कॉन्शियस होके दिमाग गड़बड़ हो जाता है। तो वहाँ पे लोगों ने, मतलब हम पहले गए थे, हमारे बाद बहुत सारे लोग आए, लेकिन मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट में हुआ। अच्छा। मुझे बैठाए रख दिया गया वहाँ पे। अब मुझे क्यों बैठाया गया मुझे नहीं पता। मेरे बाद जो लोग आए वो इंटरव्यू लेते गए, लेते गए, लेते गए। मैं बैठी हूँ पीछे में। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि सर मुझे इंटरव्यू करना है। लेकिन उस वक़्त दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी ना कि जब मुझे मौका मिलेगा इंटरव्यू करने का, मुझे ये भी लगा था कि लास्ट में हो सकता है वो ना दें ना भी इंटरव्यू, है ना? हाँ, लेकिन मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि बाकी लोग पूछ क्या रहे हैं, अच्छा ना? सवाल क्या है उनके, कितने लोग रिपीट कर रहे हैं सवाल को। तो मेरे मन में ये तो चीज़ चल रहा था कि जब मुझे मौका मिलेगा ना, ये आज का बेस्ट इंटरव्यू होगा। क्योंकि हमने सारे सालों से उसे को मैंने देख लिया, पढ़ लिया, उन्होंने क्या नहीं पूछा ये मुझे पता था। हुँ। मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा इंटरव्यू ज़बरदस्त हुआ, मेरा इंटरव्यू सबसे इंटरेस्टिंग हुआ और उसके व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए थे। तो इसलिए क्योंकि आपने धैर्य रखा और बस सर ने हाँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में। पेशेंस रखना और इस काम में मैं बहुत अपने आप को पेशेंस अपने अंदर महसूस करती हूँ, शांत हो गई हूँ, अपनी बारी का इंतज़ार करती हूँ और मैं सबको कहना चाहूँगी कि आप जिस भी फ़ील्ड में, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या फिर आप डॉक्टरी की फ़ील्ड में जा रहे हैं, आप फ़िल्म लाइन में जा रहे हैं, आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं,
अपने अंदर एक धैर्य बना के रखिए ना, अपने आप को पेशेंट कर दीजिए बिल्कुल। उसके बाद देखिए कैसे-कैसे रास्ता खुलते जाता है। अपनी बारी का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है किसी को भी, समय आता है सबका। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि अपनी बारी का इंतज़ार बहुत, कीजिए बहुत इम्पोर्टेंट। और इसके लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत है बहुत। और जो लाइन में लगा हुआ है उसका नंबर एक दिन ज़रूर आता बिल्कुल है। आएगा, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके थैंक और यू जिस सो तरीके से आप चीज़ों को मैं इंटरेस्टिंग नर्वस हो थी करके एक्चुअली, मुझे लग रहा था कि अभी तक मैंने हज़ारों लोगों की स्टोरीज़ की है, लेकिन अपने बारे में बताना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है मुझे लगता है। ओके, नहीं तो हम लोग का माहौल ऐसा है यहाँ पे नहीं, कि नहीं, शायद ये हाँ, कंफर्टेबल हो कंफर्टेबल है, जाएगा। जी। कुछ किताबों के बारे में बात करते हैं, कुछ फ़िल्मों के बारे में बात करते हैं। जब इतनी सारी आप पॉज़िटिव स्टोरी को लेकर आते हैं, तो कोई फ़िल्म जो आप उससे ज़्यादा इंस्पायर हुए कि नहीं हमें क्योंकि कोई ना कोई चीज़ तो एक दिमाग में आती है, क्योंकि हर तरह के कंटेंट क्रिएटर हैं यहाँ पे। जैसे आपने कहा कि कोई किसी को लेके भाग गया, उसका कोई स्टोरी कर रहा है, कोई कुछ, कोई सिर्फ़ भोजपुरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सिर्फ़ पॉज़िटिव स्टोरी को ही दिखाना है, इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? इंस्पिरेशन जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट को मैं सुनती थी और इसलिए नहीं सुनती थी कि मुझे आगे बनना है। हुँ। लेकिन कुछ लोगों का मुझे बोलने का तरीका और उनके प्रेज़ेंटेशन का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे मैं ऋचा अनिरुद्ध को बहुत सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अगर मेरी स्टोरी को देखेंगे ना, मैं कहीं न कहीं उन्हें मिमिक्री कह लें या फिर कुछ भी कह लें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस मुस्कुराहट के साथ वो बात करती हैं, जिस बहुत कंफर्टेबल कर देती हैं वो सामने वाले को जब उनके सामने कोई बैठता है तो। और जब बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि वो उनका हिस्सा है, उनकी कहानी का हिस्सा हैं वो। तो कहीं न कहीं ऐसे-ऐसे जर्नलिस्ट से जो है मैं इंस्पायर होती हूँ और फ़िल्मों का बात अगर करें तो बहुत सारी फ़िल्में हैं। आपको हर फ़िल्म में कुछ न कुछ सीखने को मौका मिलता है। बहुत सारी फ़िल्में हैं जिसको देखकर आप थ्री इडियट्स अगर आप देखते हैं या फिर ये बहुत सारी फ़िल्में हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा एक्चुअली मुझे। हाँ, हाँ। तो जैसे थ्री इडियट्स मूवी है या फिर ऐसी-ऐसी मूवीज़ जो आपके दिमाग पर प्रेशर डालती हैं कि नहीं आपको अच्छी तरीके से काम करना है। आप अपना काम करते रहिए, रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए। अभी आज के समय में हम देख रहे हैं कि तमाम जो खास करके लड़कियां हैं वो इस मीडिया के क्षेत्र में आ रही हैं। जी। अलग-अलग जितने भी चैनल्स हैं या तो कोई किसी चैनल में काम कर रहा है या कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है। क्योंकि ये स्टार्टअप करना तो बहुत आसान है और मेरा ऐसा मानना है कि जो काम शुरू करना जितना आसान है उसको आगे सफल नहीं, करना उतना ही बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। तो जो लड़कियां आ रही हैं उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? आप अपने अब तक के संघर्ष से उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? बहुत सारी लड़कियों को सर मैंने इस फ़ील्ड में आते देखा है। मेरा बहुत ज़्यादा दिन का अनुभव नहीं है, मैं 2 ढाई साल, 3 साल पुरानी हूँ उसमें। लेकिन इस बीच में मैंने बहुत सारी लड़कियों को आते देखा है और डाइवर्ट होते देखा है। मतलब वो आती थी अच्छे विज़न से और उन्हें लगता था कि हो नहीं पा रहा है, होता है ना कि पेशेंस नहीं है, कि वीडियोज़ नहीं चल रहे हैं, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं, तो वो डाइवर्ट होके उनका एक अलग ही मैं इनफैक्ट कॉल करके मैं बोलती भी हूँ कि आप तो बड़ा अच्छा काम करती थी, आप क्यों ऐसे ये भाग गया, वो भाग गया अच्छा। कर रही हैं। सर शोभा देता है क्या कि कोई मामा जो है वो अपनी भगनी से शादी कर लेता है, कोई बेटा अपनी माँ से शादी कर लेता है, कोई ऑर्केस्ट्रा वाली स्टेज पे डांस करती रहती है और उसके सर पे सिंदूर पड़ जाता है। अब उस सिंदूर के बाद लोग उस पे रिसर्च ये कर रहे हैं कि वो अबीर था कि सिंदूर था। और वो खबर और उसके बाद वो खबर जैसी बन रही है सर, वो ब्लॉकबस्टर वो एक सब्जेक्ट बन चुका है। उसके बाद हो रहा है कि उसके ससुर उसको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, उसकी सास उसको मानती है कि नहीं मानती है। ये टॉपिक होना चाहिए किसी भी जर्नलिस्ट के लिए या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए? इस मुद्दे के बारे में बात करना क्या ज़रूरी है? आप कितना गंदगी फैला रहे हैं अगर आप कैमरे पे ला रहे हैं इस चीज़ को तो। हम लोग भी पहले सोनपुर मेला लगता था, हम लोग थिएटर में मैं गई हूँ और मैं जाके वहाँ पे मैंने भी स्टोरी किया था जाके ऑर्केस्ट्रा में गई हूँ मैं अंदर से। लेकिन बनाने का जो तरीका था ना वो डिफरेंट था। आज के समय में मैं मेरा हिम्मत नहीं कि मैं उसके अंदर पैर रखूँ। क्योंकि इतने सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं, इतने सारे जो माइक के साथ वहाँ पहुँचते हैं, वो पूछते हैं कि आप कितना पैसा लेती हैं 1 दिन का? आप ऑर्केस्ट्रा पे जो लोग काम कर हाँ, हाँ। थिएटर में जो है वो 12 बजे रात के बाद क्या होता है? ये सारे सवाल पूछते हैं। अब आपका हिम्मत होगा आप वहाँ पे पैर रखें? मतलब एक तरह से उसको दायरा लोग भूलते दायरा भूलते जा रहे हो, नरक बना दिया उसको नर्क उन्होंने। बना दिया है बिल्कुल। ऐसी चीज़ों में अगर हम बात करें तो क्योंकि व्यूज़ का जो दायरा है अभी के समय में उसमें निश्चित तौर पे ये देखा जाए लोगों का मानना है कि जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों को दिखाई जाती है वहाँ पे यूज़र उसके कम है, उसमें कंज़्यूमर कम है और बाकी ऐसी चीज़ों के कंज़्यूमर ज़्यादा है और यही कारण है कि ज़्यादा लोग उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। आपका इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब शुरुआत में आपके वीडियोज़ जब नहीं चलते थे, तो क्या ऐसा नहीं लगा 2, 4, 5, 6, 7, 8 के बाद कि नहीं अब थोड़ा-सा चेंज करते हैं अपने आप ये को? ऑप्शन ही नहीं था दिमाग में। अच्छा।
मैं पहले ही कह रही हूँ कि मैं जिस घर से आती हूँ, उस घर का नाम तो नहीं डुबा सकती ना। हुँ। जो परवरिश मुझे मिली है, वो मैं कहाँ छोड़ के आऊँगी? हुँ। और ये मेरे लिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ जिससे उनके ऊपर वो उँगली उठे कि भाई इनकी बेटी माइक लेके जाती है और यहाँ-यहाँ जाके वीडियो बनाती है। एक तो बहुत लड़ के इसको हासिल की हूँ ना, ये जो माइक मिला है हम लोगों को, ये बहुत लड़ के मिला है। ये हमारे आस-पास में किसी ने ये सपना नहीं देखा था कि वो जर्नलिस्ट बन जाए या फिर वो एक मीडिया रिपोर्टर बन जाए। और ये जो इतने सपने के बाद, इतना मेहनत के बाद जो ये माइक मिला है, इसका मैं दुरुपयोग तो नहीं कर सकती हूँ। एक चीज़ मैं बोलूँगी, जितने तमाम लोग देख रहे होंगे, अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप बहुत काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, आप छोड़ दीजिए उस काम को, लेकिन वो गंदगी मत फैलाइए। इससे पता है ये पूरी कम्युनिटी पे ये बात उठती है। उस जगह पे अगर मैं जाऊँगी तो मुझे भी उस नज़र से देखा जाएगा। नहीं, एक चीज़ और जो बहुत अच्छी बात आपने कही कि जैसे आप गई और वहाँ पे आपने स्टोरी किया वहाँ पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि हम किसी चीज़ को परोस कैसे रहे हैं। कैसे परोस रहे हैं? तो परोसने का जो तरीका है, अगर वो आपको सही से नहीं आता है, तो आप उसको छोड़िए और सीखिए और फिर अगर आपको लगता है कि बेहतर है, ऐसा नहीं कि आप परोसने के तरीके में ऐसा कर दें जिससे गंध मच जाए। आजकल बड़ा लोग ट्रिक सीख गए हैं ना, परोसने वाला ट्रिक जो है वो बहुत मतलब मज़ेदार आ चुका है। हाँ, ऑर्केस्ट्रा वाले को पकड़ें, हाँ। पता नहीं उनकी वैल्यू तो मत ख़त्म कीजिए जो काम कर रही हैं, उनके घर में क्या सिचुएशन है, वो किस प्रेशर में वो लोग आए हुए हैं। आजकल इतना गंदगी फैल चुका है ना सर, उनको ले जाते हैं, उनको पूछते हैं, टैटू बनवाई हैं? कैसे टैटू बनाई हैं? कहाँ टैटू बनाई हैं? कोई गोरी दिख रही है उसको रशियन बोल दे रहे हैं। मतलब देख-देख के पता है इतना मतलब इंसल्टिंग फ़ील होता है अरे! खुद में, पूछने लगते हैं। रेट पूछने लगते हैं। हुँ। महिला सशक्तिकरण के नाम पे आज के वक़्त में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी महिलाएँ आगे निकल के आ रही हैं। उसमें एक नाम हम आपका भी इसलिए जोड़ के चलेंगे क्योंकि आपने भी उस चीज़ को प्रस्तुत किया है। लेकिन क्या सच में बिहार में अब बदलाव है पहले के मुकाबले? क्या ऐसा आपको महसूस होता है? सर मुझसे जब भी ये सवाल पूछा जाता है ना तो मैं ये सोचती हूँ कि जब भ्रूण हत्या पे हम बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान पे बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं, तो कोई भी अपना जो अनुभव है ना वो पहले अपने परिवार से देना शुरू करता है। तो मेरे घर में मैंने ये देखा है कि लड़कियों को पढ़ाया गया है, लड़कियों को बढ़ाया गया है। मैं अपने घर में सबसे क्वालिफ़ाइड लड़की हूँ। मुझे लॉ कराया, मुझे मास्टर्स कराया, मैं स्टेनो की तैयारी कर रही थी, मैं अभी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मुझे छूट मिली हुई है, मैं हर जगह जा रही हूँ। मैंने कभी वो नेगेटिव चीज़ अपने आस-पास नहीं देखी हैं। मेरे घर में मेरी भाभियाँ हैं, वो भी काम करने वाली हैं, मेरी बहन है, वो भी काम करने वाली है। लेकिन जब मैं माइक लेकर निकलना शुरू की, तो मुझे रियलिटी पता चली कि ये क्या हो रहा है। कहीं पे दहेज के लिए किसी को मार दिया जा रहा है, कहीं पे दहेज के लिए जला दिया जा रहा है। कहीं पे जो है वो कास्ट को लेकर महिलाओं को जो है वो बहुत प्रताड़ित किया जाता है। कई सारे हम लोग खुसरूपुर की तरफ जो है वो एक महिला थी, दलित महिला थी, उसको जो है वो साड़ी उसका खोल के उसको पीटा गया था, जिसकी कवरेज के लिए हम लोग गए थे। तो सशक्तिकरण वाली बात यहाँ पे फिर उठती है कि एक तो मैं जिस समाज से आई हूँ उसके बारे में और एक जो यहाँ पे रियलिटी हो रहा है इसके बारे में। समाज बदल रहा है, लड़कियाँ वोकल हो रही हैं, लड़कियों के साथ जो गलत हो रहा है उसके सामने वो आवाज़ उठा रही हैं, माँ-बाप से आँख में आँख मिला के अपने सपनों के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन वो महिलाएँ जो शिक्षित नहीं हैं, वो इसमें बहुत पिसते जा रही हैं वो। एक और लाइन मैंने कहीं पढ़ा था कि 16 श्रृंगार आप कर रही हैं वो बहुत सुंदर है, 17वाँ जो श्रृंगार है वो शिक्षा का कीजिए। आपके पास जो एजुकेशन पावर है ना, जब आपके पास आ जाता है, आप अपने पिता के पास हो, पति के पास हो, भाई के पास हो, फ्रेंड के पास हो, आप हमेशा अव्वल दर्जे की रहिएगा, आपका वैल्यू किया जाएगा। और कोई आपको नहीं पूछता तो आपके पास इतनी खूबी रहेगी कि आप अपने पैरों पे खड़े होके अपने लिए 2 रोटी की व्यवस्था आप लोग कर लीजिएगा। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सशक्तिकरण वाला जो एक मुद्दा है ना, एनजीओज़ बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारा स्कैम चल रहा है। कहीं पे रजिस्ट्रेशन, कहीं पे पति से पैसा लेके मैनेज हो जा रहा है। ये सब कुछ पेपर पे रखा रह जाएगा। आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए। सॉल्यूशन एक ही है, शिक्षा। शिक्षित नारी जो है ना वो बहुत कुछ बदल सकती है। निश्चित तौर पे। जी। आज के समय में एक तरह से दिखावा अगर हम बात करें जिस जब से सोशल मीडिया आगे बढ़ा है और जिस तरीके से सोशल मीडिया का अपना प्रचार प्रसार उनका भी अपना दायरा बढ़ा है, तो अब हर एक व्यक्ति एक दूसरे का कॉपी करना चाहता है। भले उसकी अपनी आर्थिक स्थिति क्या है, नहीं है उससे मतलब नहीं, बस उसको सामने वाले को दिखावे की दुनिया में कम्पीट करना है। तो ऐसे में आपका नज़रिया क्या है और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस पे क्या प्रभाव पड़ता है? अभी तो मैं आपके बिल्डिंग के बाहर ओला से आई हूँ। हाँ। तो मुझे तो नहीं लगा कि मुझे कुछ शर्म महसूस हुआ कि मैं इस चीज़ से मतलब
रिपोर्टर हूँ भाई, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख फॉलोवर हैं, तो थोड़ा नज़र नीचे करके कहीं आ जाऊँ अंदर कि कोई देखे ना कि मैं ओला से उतर रही हूँ, मैं रिक्शा से उतर रही हूँ। आज का जो ज़माना है ना, ये इतना ज़्यादा फ़ेक होते जा रहा है। मैं देख रही हूँ लोगों को, क्योंकि मुझसे बहुत लोग कनेक्टेड हैं, जिनके पास मतलब उनको मेहनत करना चाहिए, वो वहाँ पे दिखाने में मतलब एकदम व्यस्त हैं पूरा, कि उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके पास जो है घड़ियाँ हैं अलग-अलग ब्रांड की, उनके पास आईफ़ोन है। भाई टूटा हुआ है मेरे पास फ़ोन है, ठीक है? ये देखिए मैं दिखा भी देती हूँ आपको, पूरा पीछे से टूटा हुआ है, और इसी फ़ोन से मेरी सारी रिकॉर्डिंग भी होती है। सारी रिकॉर्डिंग आज तक 1000 जो वीडियो है ना मेरा, हुँ। वो वन प्लस से बना हुआ है। अच्छा। कोई कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये जो दिखावा वाला है ना एक सीन, इसमें लोग इतने डूबते जा रहे हैं ना, उससे बर्डन बढ़ते जा रहा है। हम कहते हैं मेंटल फ्री रहने के बारे में, हम कहते हैं मेडिटेशन करने के लिए, हम कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हम डिप्रेशन में जाते हैं तो हम कैसे नज़र आते हैं। ज़्यादातर डिप्रेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम फेक दुनिया में रह रहे हैं। हम अपना जोर कहीं और लगा रहे हैं। हमें लगाना चाहिए कि हम आगे बढ़ें। हमें लगाना चाहिए कि हम अपनी फैमिली को कैसे वो सारी सुविधाएँ दें जो हम देना चाहते थे हमेशा। यहाँ पे लगा हुआ है कि हमारे पास अच्छा फ़ोन हो जाए, आईफ़ोन के नीचे तो कोई बात ही नहीं होता है, वो लोगो हो जाए थोड़ा-सा कि फ्रंट कैमरा में जब हम सेल्फ़ी लें, मिरर सेल्फ़ी लें तो उसमें जो है वो लोगो आ जाए। इससे कुछ नहीं होता है सर, इससे बहुत अपने अंदर से जो है ना इंसान टूटते जाता है। रियलिटी कुछ और रहती है, बाहर से कुछ और रहते हैं। लेकिन इसमें तो फिर ये भी उठता है ना सवाल कि जब आप कह रहे हैं कि चलिए मैं ओला से आ गई, बाइक से चली जाती जी। हूँ। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं अगर हम गाड़ी से नहीं गए तो मेरी इमेज कम होगी। इमेज कम तो हो पत्रकारिता में क्या इसकी आवश्यकता है क्या कि ये दिखावा करना है तो मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए? कोई आवश्यकता नहीं है। अगर है, हुँ। तो अगर आपके लिए ज़रूरी है तो आप हर चीज़ लीजिए, गाड़ी लीजिए, घर लीजिए, फ़ोन लीजिए, घड़ियाँ लीजिए, आपको जो लेना है आप दुनिया भर की चीज़ें खरीदिए। लेकिन अगर लेकिन इसका प्रेशर क्यों लेना है? पैसा नहीं है, ईएमआई पे गाड़ी खरीद ली है, अब पता चला कि अगले महीने से पेमेंट ही नहीं आ रहा है। बैंक वाले फ़ोन कर रहे हैं, कैसे चलेगा सर काम? ऐसे थोड़ी ज़िंदगी चलती है कि आप प्रेशर में, बर्डन में, डिप्रेशन में चल रहे हैं, बस दिखावा करने के लिए, सो शो ऑफ करने के सो लिए बने ज़िंदा हैं। मुझे तो लगता है कि अपने माँ-बाप को शो ऑफ करने का मौका देना चाहिए हम लोगों को। मैं बहुत बड़े घर से तो नहीं रही हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से रही हूँ, लेकिन बचपन से बहुत सारे सपने थे मेरे मन में। गाड़ी खरीदनी है लेकिन अपने अपने लिए नहीं, अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए खरीदनी है। उनको घुमाना है हवाई जहाज़ से, या फिर उनके लिए वो सारी सुविधाएँ उनको देनी है जो वो बचपन से मुझे देते जा रहे हैं। वो सब कुछ मैं उनके लिए करना चाहती थी। तो मेरा हमेशा से मोटिव यही रहा है कि मैं उनको जितना हो सके उतना दे सकूँ। मैं जिससे भी मेरी बात होती है मैं यही कहती हूँ कि हमारा कितना कुछ फैंटेसी होता है ना, कि हम बड़े होटल्स में जाएँ, हम लग्ज़रियस जो है वो तरीके से खाना खाएँ, हम कैफ़े में जाएँ तो एक मोका ऑर्डर करें, एक कैपुचिनो ऑर्डर करें और हमारे सामने जो है वो लाए और दिखने में थोड़ा-सा अच्छा-खासा फ़ोटो जो है वो पोस्ट करें। मुझे लगता है मेरे पास जितना ड्रीम लिस्ट है ना, मैं सब वो अपनी माँ से पूरा कराना चाहती हूँ। एवरीथिंग, एवरीथिंग। जहाँ-जहाँ मैं जाना चाहती थी, वहाँ-वहाँ उनको लेके जाना चाहती हूँ। घुमाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास जो सपने हैं निश्चित तौर पे वो आगे देख रही हैं अपने बच्चों में, लेकिन फिर जिस तरीके से वो देख रही है जबकि उनके पास समय हमसे कम है। तो इसलिए आपका हमारा दायित्व बनता है कि वैसे समय में ये अपने से पहले उनके सपनों को पूरी पूरा किया ज़िंदगी जाए। लगा देते हैं वो लोग आपके लिए छोटी-छोटी चीज़ें इकट्ठा करने में, और बाद में माँ-बाप को छोड़ के बच्चे निकल जाते हैं बाहर। तो ये बहुत-बहुत दयनीय चीज़ है। आज के समय में करियर को लेकर के जैसे पहले एक ट्रेंड हुआ करता था खास करके कि ट्रेंड क्या एक मतलब अपने बुजुर्गों की अपनी सोची समझी समझ के माध्यम से लोग काम करते थे कि लड़कियों की शादी 18 साल अगर हो गई तो शादी हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो 20, 21, 22 तो बहुत ज़्यादा हो गया, इनफ हो गया। पर आज के वक्त में करियर बनाने के लिए देखा जा रहा है कि कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी वो खुद परिवार चाह रहा है कि हाँ वो शादी करे, लेकिन वो खुद 25, 30 25 तक भी चलिए ठीक है, बट वो 30, 31, 32 तक भी कई लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका नज़रिया क्या है इसमें? बिल्कुल ठीक है, इस पे गलत क्या है? अगर मेरा चॉइस अगर है कि मैं 35 के उम्र में जाके शादी करूँ, ख़ैर फैमिली प्रेशर तो एक अलग है, वो एक बना हुआ आया है कि आप 18 से 20 साल में जो है वो शादी कर लें। लेकिन अगर मैं 28 या 35 साल में कोई लड़की शादी कर रही है, उसमें कुछ गलती नहीं है। अगर वो 35 साल में जाके माइंड से प्रिपेयर्ड हो रही है कि नहीं, वो उस दायित्व को सही तरीके से सँभाल सकती है, तो वो ज़्यादा बेहतर है ना। तो वो चुनाव जो है वो लड़कियों पे होनी चाहिए।
एक सही उम्र में जब होती है शादी तो वो भी तैयार होती है, वो मैच्योर होती हैं, उनसे गलतियाँ कम होती हैं, वो सँभाल अच्छे से पाती हैं परिवार को। तो अगर कोई डिले करके शादी कर रहा है 25, 26, 27, 28 वो उनका खुद का चुनाव होना चाहिए। माँ-बाप तो मुझे लगता है कि अब कदम से कदम मिला रहे हैं, माँ-बाप की भी मेंटालिटी बहुत बदल रही है पहले से। पहले के ज़माने से लेकर अभी के ज़माने में बहुत अंतर हो चुका है। अब जो है वो लड़कियाँ जो काम करने के लिए निकल जाती हैं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ में पढ़ने वाली बहुत सारी लड़कियाँ हैं, जो अभी बाहर काम कर रही हैं, बाहर पढ़ाई कर रही हैं। उनकी बड़ी बहनें जो हैं वो अभी पढ़ाई कर रही हैं या फिर काम कर रही हैं। कोई प्रेशर में नहीं देख रही हूँ उनके ऊपर मैं। तो ये फ्रीडम अगर मिल रहा है उनको तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत साल लग गया इस फ्रीडम को लेने में, तो अगर उम्र हो रही है तो ठीक है, जो होगा अच्छे समय पे होगा, अपने अपने चुनाव के अनुसार होगा। ये अपना निजी एक अपनी स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से उसको अच्छा कभी ऐसा हुआ कि एक स्टोरी आप करने गई, तो एक लड़की होने के नाते आपने उससे स्टोरी किया, सेम स्टोरी कोई दूसरा पत्रकार आया, वो लड़का था उसने किया और फिर बाद में पता चला कि आपके व्यूज़ जो लड़की जिस स्टोरी को किए उसका व्यूज़ ज़्यादा गया और जो लड़का गया उसको स्टोरी उसका व्यूज़ बहुत कम गया। तो ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं लड़कियों का लोग ज़्यादा देते हैं, क्या ऐसा सच में है क्या? ये शायद सच है। लेकिन आप कैसे परोस रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लड़की होने के नाते बहुत जगह पे प्रिविलेज मिलता है, ये गलत नहीं कहा जाएगा इसको, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। हर जगह प्रेफ़रेंस एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाने के बाद प्रेफ़रेंस मिलता है कि मैम आई हैं तो ये पहले कर लें, है ना? तो ऐसे कुछ मतलब व्यूज़ अप एंड डाउन हो रहे हैं, इसको लेकर कुछ ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिशन किसी के सामने में नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि एक ही स्टोरी को अगर एक लड़का करता है और एक ही स्टोरी को अगर एक लड़की रिपोर्टर करती है, तो लड़की के व्यूज़ ज़्यादा जाते हैं। ऐसा नहीं है सर, एक तो मतलब ये फ़ेसबुक और यूट्यूब का खेल है कि अपना एल्गोरिदम इनका खुद का होता है और दूसरा होता है फ़ेस वैल्यू। अगर कोई बड़ा रिपोर्टर है जिसका चर्चित चेहरा है, अगर वो अपने प्लेटफ़ॉर्म से उस वीडियो को लाता है, तो ऑब्वियसली लोग उसको ज़्यादा देखेंगे। तो ये एक होता है कि आपके पास फ़ॉलोअर्स कितने हैं, उस हिसाब से भी थोड़ा-सा व्यूज़ में अप एंड डाउन होते रहता है। इसके अलावा है कि अगर आप उसी स्टोरी को अच्छे एक अलग एंगल से अगर आप करते हैं, तो व्यूज़ आपके अच्छे आएँगे। लेकिन लड़की होने के नाते ज़्यादा लोग देखते हैं, ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाएगा बोलना। लेकिन प्रेफ़रेंस लेकिन सच्चाई तो कहीं न कहीं थोड़ा ये है इसमें शायद। सच्चाई अब इसके बारे में क्या बोले कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर मैं कुछ भी बोलूँगी तो। हाँ, हाँ। अगर मैं बोलूँगी कि हाँ, लेडी रिपोर्टर है, उसको देखने के लिए लोग उस वीडियो को क्लिक करते हैं, तो पता नहीं। एक मैंने भी सुना है जो आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि अच्छा लड़की है ना, तो इनका तो वीडियो चलेगा ही। लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत उतनी ही लगती है, पसीना उतना ही बहता है, धूप में उतने ही रहते हैं हम लोग, बरसात में भी उतने ही बाहर रहते हैं। तो अपना-अपना काम है, अपना-अपना तरीका है बात करने का, उस हिसाब से आपके व्यूज़ आते हैं। जी। सोशल मीडिया क्या आपको लगता है कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपका करियर सेफ़ है और आप पूरी तरीके से इसको अपना विकल्प मान के चल सकते हैं या फिर इसको वैकल्पिक तौर पे लिया जाए? दोनों अलग-अलग चीज़ है। अगर आप फ़ेसबुक के बारे में बात करेंगे, तो अलग है सीन और अगर आप यूट्यूब के बारे में बात करेंगे, तो सीन अलग है। समझाइए ज़रा। फ़ेसबुक पे अगर हम वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है। फ़ेसबुक पे। फ़ेसबुक पे ठीक। किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है। आपके पेज पे कब आपका पेज डिमोनेटाइज़ हो जाए, आपका पेज कब रेड फ्लैग आ जाए उसके ऊपर में, आपके पेज पे पता नहीं कौन से वर्ड को यूट्यूब उठाए और उसको वायलेशन में डाल दे। फ़ेसबुक हाँ। फेसबुक। लेकिन अगर यूट्यूब पे अगर आपका फेस वैल्यू है, अगर आप ध्रुव राठी को देखते हैं, तो उनके व्यूज़ जो हैं वो फेसबुक पे आपको नहीं मिलेंगे हुँ, देखने को, लेकिन वो बहुत स्टेबल हैं यूट्यूब पे। और यूट्यूब जो है वो आपको सरकारी नौकरी की तरह हो जाता है। अगर आप ढंग से करते हैं, हुँ। क्वालिटी कंटेंट देते हैं, तो यूट्यूब पे अगर आपका फेस वैल्यू बन गया, आप अच्छी कंटेंट पे काम कर रहे हैं, एक पैटर्न में काम कर रहे हैं, एक क्राइटेरिया में काम कर रहे हैं। अगर आप खाने का फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो खाने का हर दिन 1-1 वीडियो आ रहा है, 2-2 वीडियो आ रहा है। तो आपका जो है ना ये सरकारी नौकरी की तरह हो जाता है, आपके महीने का जो खर्च है वो बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन फ़ेसबुक पे ये चीज़ें बहुत फ्लक्चुएट करती हैं। लेकिन क्योंकि मुझे फ़ेसबुक से बहुत प्रसिद्धि मिली है, मुझे जो जितने लोग जाने हुए हैं वो सब के सब फ़ेसबुक से जानते हैं मुझे। तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं उसके बारे में गलत बोलूँ क्योंकि मेरा जो आज रोज़ी-रोटी चल रहा है या फिर जो भी मेरा काम चल रहा है, वो सब कुछ फ़ेसबुक की वजह से है। लेकिन आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ऐसे समझ लेते हैं कि यूट्यूब जो है वो सरकारी नौकरी है और जो फ़ेसबुक है वो एक प्राइवेट जॉब प्रॉपर्टी है, है। हाँ। कभी भी आप कुछ कुछ भी भी गा कर सकते सकते हैं, हैं, कुछ कुछ भी भी हो हो सकता सकता है। है। और
एक हमने भी सामना किया है कि यूट्यूब पे चैनल पे कोई दिक्कत आई थी, तो हम लोगों ने कम्युनिकेट किया तो ईज़िली वहाँ से हमें सपोर्ट मिल गया। लेकिन वही चीज़ जब फेसबुक के साथ हुई, तो पिछले 1.5 साल से हम लोग उसको कनेक्ट काम होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका। मैंने भी मणिपुर मैटर जो था, मणिपुर जो ट्राइबल्स वाला जो था, जहाँ पे महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था, उस मुद्दे को मैंने एक ही वीडियो बनाया था शुरुआत में, और उस एक वीडियो की वजह से मेरा जो पेज है वो 1 साल तक बैन कर दिया गया था। अब जाके वो पेज सही हुआ है, इंडियन स्टोरीज़ के नाम से ही था वो पेज। तो ये चीज़ें हैं, आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा ऑफ़िस नहीं है जहाँ आप बात कर सकते हैं जाके। उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कहाँ, कब, क्या काम करते हैं, कोई उसकी जानकारी नहीं होती है। तो थोड़ा-सा नहीं, ऑफ़िस तो है, मैं गया भी था एक बार, तो गुड़गाँव में ऑफ़िस है, बट वहाँ पे जाने के बाद आपको कोई गोवा का सपोर्ट पूरा नहीं है। करियर नहीं, हाँ, है। कुछ हाँ, भी। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप इस करियर में आगे बढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप यूट्यूब पे स्टेबल हो जाएँ। जी, तो यूट्यूब ज़्यादा सेफ रहेगा बहुत आपके सेफ लिए। है, बहुत ओके। जैसे कोई ऐसी कहानी बताइए जो कहानी आपने की हो और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ हो, उससे लोगों को या सामने वाले की ज़िंदगी बदली हो, ऐसी कोई कहानी? बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हाईली इंस्पायरिंग रही हैं, और एक कहानी के बारे में मैं हमेशा बताती हूँ कि शमशान घाट के अंदर में एक पढ़ाया जाता है। मुज़फ्फरपुर में शमशान घाट जो है उसके अंदर में अप्पन पाठशाला चलता है। अप्पन मतलब अपना, हमारा। उस पाठशाला में मतलब जैसे ही लड़कियाँ नहीं जाती हैं घाट के अंदर में, जहाँ पे शव को जलाया जाता है, वहाँ पे लड़कियाँ नहीं जाती हैं। मेरे लिए भी पहला वो अनुभव था कि मैं उसके अंदर कदम रख रही हूँ, और अंदर पढ़ाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके मतलब जो बाउंड्री है उसके बाहर के बारे में बात कर रही हूँ। उसके अंदर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे 200 बच्चे आते हैं शाम को 5 बजे से पढ़ने के लिए। मैं जैसे ही कदम रखी उसके अंदर, मेरा एक अलग ही ज़ोन चला गया। मैं इतना फूट-फूट कर रोई हूँ वहाँ पे जाने के बाद, वीडियो करने से पहले। अच्छा। पता नहीं क्यों ऐसा रोना आ गया, वहाँ सामने लाश जल रहा है और यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। और जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, वहीं पे पर्चा कटता है जब कोई शव आता है तो। अच्छा। और वो वहीं के बच्चे हैं जो लोग लाश को जलाते हैं, जो दाह संस्कार करते हैं, उनके वो परिवार उनके परिवार के बच्चे हैं जो वहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत अच्छे एक हमारे भाई हैं, मैं चाहूँगी कि इस वीडियो में उनका फ़ोटो ज़रूर आप लगाइए। बिल्कुल। भाई ने ऐसा जब उनके परिवार में किसी का देहांत हो गया था, तो वो जब लेके गए उनको वहाँ पे दाह संस्कार के लिए, तो वहाँ पे कुछ बच्चे आए। बच्चे उस शव के ऊपर जो पैसे फेंके रहते हैं, जो फल फेंका रहता है, उसको लूटने के लिए आते थे। तो उन्हें लगा कि दुनिया में सबके लिए लोग काम कर रहे हैं। मतलब लोग स्लम में जाके पढ़ाते हैं, लोग स्ट्रीट के बगल में पढ़ाते हैं, लोग अलग-अलग मुहिम चलाते हैं, एनजीओ बनाते हैं, इनके लिए कौन काम करेगा? इनके बच्चों से तो लोग दूर भागते होंगे कि आत्मा, प्रेत आत्मा के बीच में ये लोग रहते हैं। उन बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और आज बहुत रिस्पेक्ट से मुझसे बात करते हैं। मैं गई थी वहाँ पे, पहले तो मुझे बहुत फूट-फूट कर मैं रोई हूँ वहाँ पे, बैठ के मैं एकदम ऐसा लगा कि मतलब मैं किसी और दुनिया में चली गई हूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद तो जब वहाँ की स्टोरी कवर होती है, आमतौर पे होता है ना कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके आस-पास के लोगों को पता ही नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं। शायद इस पॉडकास्ट के बारे में लोग नहीं जानते होंगे कि आप कैसी स्टोरी करते हैं, कैसे आप बातचीत करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। वैसे ही होता है कि जब हम कहानियाँ करते हैं तो वहाँ के लोकल लोगों को पता नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है। और जब स्टोरी बन के जब प्लेटफ़ॉर्म पे जाती है ना, पब्लिश होती है, तो लोगों का एकदम दिमाग खुल जाता है कि अरे! ये ऐसा काम कर रहा है, जबकि होते उनके शहर के ही बगल में ही हैं वो। फिर वहाँ के जो वकील हैं, वहाँ के जो जजेज़ हैं, वहाँ के बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं, वो आना शुरू करते हैं। अच्छा। और फिर वो आके बच्चों को, अब सोचिए वैसे बच्चों को, वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आगे इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, उनको कराटे सिखाया जाता है, उनको प्लांटेशन कराया जाता है, वो सारे काम वो करते हैं। और उन बच्चों के सामने कोई आईएएस आता है जब, तो वो बच्चे ख्वाब देखेंगे ना कि वो बड़े होके वो भी आईएएस बने। मैं रिपोर्टिंग के लिए जा रही हूँ तो वो सोचेंगे ना कि मैं भी बड़ी होके शायद हो सकता है कि मैं रिपोर्टिंग करूँ, माइक बड़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं कैसा माइक है, कैसे ये काम करता होगा। जब कोई डॉक्टर आता है तो उन्हें लगता होगा कि वाह! डॉक्टर साहब ऐसे चेक करते हैं, बड़े होके मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ। तो ये ऐसे बदलाव आते हैं और ये तो एक कहानी है, ये इम्पैक्ट पड़ता है। पूरा का पूरा सीन चेंज हो जाता है। और एक कोई कहानी जो आप एक दिन हमसे बात हो रही थी तो जो आपने बताई थी, कोई मोबाइल फ़ोन देने की बात हुई थी किसी की? जी। एक लड़की थी, ज्योति नाम था उसका। तो सडनली मुझे रास्ते में चलते-चलते, वो मैंने इसके पहले कभी किसी लड़की को, यंग लड़की को मैंने ऑटो या फिर ई-रिक्शा चलाते हुए नहीं देखा था। वो पहला टाइम था, इसलिए नहीं कि मैं कैमरे के सामने हूँ, मैंने रियली में नहीं देखा था। अब तो ख़ैर बहुत सारे नगर निगम में जो है महिलाएँ काम कर रही हैं, ई-रिक्शा चलाती हैं। तो
मुझे दिखाई दी तो मैंने पहले रिक्वेस्ट किया, कभी भी हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं कैमरा जब तक हम लोगों को सामने वाला अफ़र्म ना कर दे या फिर कन्फर्मेशन ना दे। तो हमने रुकवा के उससे पूछा कि तुम क्यों चला रही है? तो उसने बोला कि माँ नहीं है, पापा जो हैं वो पीटते हैं, ऐसा-ऐसा उन्होंने बताया। तो मैं बोली कि मैं एक वीडियो बनाऊँ तुम्हारे ऊपर? अगर तुमको कुछ हेल्प चाहिए होगा तो तुम बोल सकती हो वीडियो में, जो भी है। तो फिर मैंने उससे बात किया, वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो 2 दिन में आई थिंक 10 मिलियन व्यूज़ थे उस पे, है ना? अच्छा। 10 मिलियन व्यूज़ आए थे और अगले दिन से बहुत सारे रिपोर्टर्स ने उनका वीडियो किया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़की को बहुत लोगों ने हेल्प किया। हमने भी अगले दिन जाके, एक हमारा रूल है कि जब भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म से कोई चीज़ें स्टोरीज़ के क्षेत्र में अगर कोई कहानी, प्रेरणादायक कहानी कुछ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती है, तो हम लोग उसको पे बैक करते हैं ज़रूर। वो किसी भी रूप में हो सकता है। हो सकता है कि जैसे एक बार दादी थी, उनको हमने हारमोनियम गिफ्ट किया था। अच्छा। वो अ 80, 85, 90 साल की थी वो और वो एक गायकार थी, मतलब पहले वो गाना-वाना गाती थी और उन्हीं से मेरी पहचान भी हुई है। सबसे पहला वीडियो मेरा वहीं वायरल हुआ था। तो उनको मैंने सबसे पहला, मुझे 7,000 रुपए आए थे फ़ेसबुक से अच्छा। और उस 7,000 का 7,000 रुपए जो है वो हमने उनके लिए हारमोनियम खरीदा था। फिर जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ-वहाँ हम करते हैं। लेकिन ज्योति को हमने फ़ोन गिफ्ट किया था। अच्छा। मुझे लगा था कि ये लड़की पढ़ सकती है। आज भी अगर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, है ना? हुँ। बच्चे जो हैं वो फ़ोन में पढ़ाई करते हैं, उनका ऑनलाइन क्लास होता है, कुछ अगर पढ़ना है जैसे तो वो किसी टॉपिक को निकाल के पढ़ सकते हैं। तो मैंने इस व्यू से उसको फ़ोन गिफ्ट किया था और यही है कि वायरल हुआ तो जैसे मैंने फ़ोन दिया, किसी और ने उसको कुछ और दिया, कुछ कपड़े दिए, कुछ जो हैं वो कुछ पैसे उसके पास आए और उसका लाइफ़स्टाइल कुछ ना कुछ तो ज़रूर चेंज हुआ होगा उससे। बिल्कुल। तो ये बदलाव आता है, ये हमेशा बदलाव आता है। कंट्रोवर्सी भी कुछ हुई थी उसके साथ में, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो ख़ैर जब तक कंट्रोवर्सी का जवाब आप दे देते हैं तो वो चीज़ें और बड़ी हो जाती। बढ़ जाती हैं। लेकिन मैंने वहीं पे उसको दबा दिया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो ये ज्योति की स्टोरी थी। जी। एक जो बहुत थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा लेकिन जस्ट एक पूछ लेते हैं कि आज के डेट में लड़कियों को लेकर के एक बहुत बड़ा अलग-अलग वर्ग अलग तरीके से सोचता है। लड़कियाँ जहाँ अपने पे पहनावे पे अपना फ्रीडम सोचती है, तो वहीं पे कुछ लोगों को लगता है कि ये गलत है। तो सही कौन है फिर? क्या जो वो लड़कियाँ अपने हिसाब से कपड़े पहनती हैं वो सही हैं या फिर जो समाज कहता है कि नहीं आप समाज के हिसाब से कपड़े पहनो वो सही है? अंतर क्या है और इसका प्रभाव क्या है या फिर असर क्या पड़ता है समाज पे? ये जो पहनते हैं वो तो वेस्टर्न कल्चर है और पहनावा गलत नहीं है, आप कहाँ पहन रहे हैं ये गलत है। जगह। जगह का चुनाव आपको करना पड़ेगा। अब आप मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मंदिर में रोक दिया जाता है ना, जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं, आप सर के ऊपर आपका पल्लू ना रहे तो वो लोग एंटर नहीं करने देते हैं, उनका रूल होता है। जब आप मंदिर में जाते हैं तो लड़कियाँ कहती हैं कि हम शॉर्ट ड्रेस पहन के जाएँगे, कौन है? कहीं कुछ लिखा हुआ है कि हम ना पहन के जाएँ या फिर हमें जो मर्ज़ी हम वो पहन के जाएँगे। तो आप थोड़ा-सा फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कोई जज है, ठीक है? किसी कोर्ट में आप जा रहे हैं और वो जज हाफ पैंट और टी-शर्ट में आके आपको जजमेंट सुनाने के लिए आए। क्या आप एक्सेप्ट कर पाएँगे आप उसको? अब बिल्कुल नहीं। आपके मन में कितना कुछ चलेगा जब वो जज हाफ पैंट और टी-शर्ट में बैठेगा आपके सामने में। किसी पुलिस स्टेशन में आप जाएँ और वहाँ पे जो पुलिस वाला है वो धोती और कुर्ते में बैठा हो। आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा वो चीज़। वो फ़ील नहीं आएगी वहाँ पे कि फी हम इस काम के लिए आए हैं, वो या जो डर है या फिर जो अपना काम है, वो आप कह नहीं पाएँगे वहाँ पे। बिल्कुल, आप पार्टीज़ कीजिए, जैसे मेरा काम है, मेरा प्रोफ़ेशन है। मैंने आपको बताया भी था कि मुझे बहुत बड़ा मतलब लगता है कि रोल प्ले करता है, अगर आप सही कपड़े से, अगर आप लड़की हैं और अगर आप सही कपड़े से कहीं भी जाती हैं, तो आपकी इनसिक्योरिटी 99% कम हो सकती है। मुझे कहीं ऐसा डर नहीं लगता है क्योंकि मैं ढंग से अपनी तरीके से, जो मेरी सोच है, मुझे लगता है मैं ठीक-ठाक होके जाती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे सूट पहन के जाना चाहिए, मुझे तरीके से जाना चाहिए जिससे मैं इनसिक्योरिटी फ़ील ना करूँ। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको कहाँ क्या, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कंज़र्वेटिव परिवार से हूँ। मेरे घर में पार्टियाँ खूब होती हैं, मेरे घर में बर्थडेज़ वगैरह बाहर कैफ़े में सेलिब्रेट होता है। बहुत फॉरवर्ड तरीके से हमारे घर में हमारी भाभियाँ जीन्स पहनती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहाँ पे क्या पहन रही हैं ये बहुत आपको डिसाइड करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए रुक के थोड़ा-सा। हमारा पार्टी होता है, हम लोग पहनते हैं वहाँ हमें जो मर्ज़ी है, हम वेस्टर्न कल्चर अगर हम वहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, हम करेंगे, हम डांस करना चाहते हैं, हम करेंगे। लेकिन अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ तो इस मर्यादा में मैं बैठूँगी कि आपके अंदर जो भावना है वो लगे कि नहीं ये कुछ अच्छा कर रही हैं या फिर पॉज़िटिव एक एनर्जी हमारी तरफ से आनी चाहिए आपके पास में। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और जो सोचते हैं कि ये मैटर नहीं करता है, वो बेवकूफ़ हैं। एक शब्द में है कि वो बेवकूफ़ हैं, मैटर करता है। बहुत मैटर करता है।
अब एक लास्ट जो आपने बीच में बात कही थी कि कमेंट की बात हो रही थी, जैसे कोई वीडियोज़ आते हैं और आपने कहा कि नहीं मैं सभी कमेंट को पढ़ती हूँ। उससे सवाल है क्योंकि आज के डेट में पॉपुलर होने में लोगों को लगता है कि हमारे वीडियोज़ में अगर हमें गाली पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि हम अब पॉपुलर हो रहे हैं, हमारी जो उपलब्धि है वो ज़्यादा आ रही है। तो ऐसे में क्या ये इस चीज़ का प्रमाण है कि अगर आपके कमेंट बॉक्स में गाली मिल रही है, तो आप ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं? ये तो मतलब सोचने वाली बात है, ये तो लोगों का मुझे मतलब वो सोचते हैं कि कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इससे मतलब वीडियो ज़्यादा जाएगा और मुझे कोई जवाब देने की ज़रूरत है नहीं। चलो अच्छा है, जो भी है, कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं। हाँ। ये बचकाना हरकत है, मुझे लगता है कि अगर किसी को लगता है कि गाली पड़ रहा है तो पढ़ने दो। अ, अगर आप पॉलिटिकल कवरेज वगैरह करते हैं तो उसमें होता है कि दूसरी पार्टियां आपको गाली देती हैं या फिर कुछ ऐसा, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल नहीं कर रहे हैं, आपका जो दायरा है वो है कि आप कहानियां कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, अब कहानियों में आप क्या कर रहे हैं उसका चुनाव आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको लगता है कि गाली दे ही रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है। मुझे तो लगता है कि एक भी चीज़ मैं लाइव आती हूँ तो भी मैं सोचती हूँ कि भाई कुछ गलत ना इसमें कमेंट कर दे। ये अगर लोगों को लगता है कि वायरल हो रहे हैं इससे, तो पता नहीं ये कैसा वायरल होना कहा जाएगा। क्योंकि उसी वायरल होने के बाद आपको स्टेज डिसाइड किया जाता है कि कैसे स्टेज पर आपको बुलाना है ना? जब किसी बड़े प्रोफ़ेशनल, किसी बड़े-बड़े पदाधिकारी का अगर कोई इवेंट होता है या फिर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे प्रेस्टीजियस लोग आ रहे हैं, जिनका अपना ओहदा है, जिनका अपना एक एनर्जी है, जब वहाँ पे बुलाने की बारी आएगी ना, तो लिस्ट में आप सबसे नीचे रहेंगे। फिर आप गालियों में भले बहुत ऊपर रहें, आपके पास कमेंट बहुत सारे रहें, लेकिन जब बुलाने की बारी आएगी तो आप सबसे नीचे रहेंगे। अब आप बोलेंगे कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बुलाए ना बुलाए, फ़र्क ज़रूर पड़ता है क्योंकि आप हर जगह जाते हैं बिल्कुल। और आपको कितना सम्मान देना है, लोग आपके कंटेंट को देख के ही वो डिसाइड करते हैं। तो मैं बहुत लोगों को देखती हूँ सर, मैं ख़ैर ये चीज़ें थोड़ा-सा सही नहीं होंगी अगर मैं बोलूँ, लेकिन अगर एक इवेंट में अगर हम लोग जा रहे हैं, जहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हैं, जो बहुत वायरल हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत एजेड हैं, उनके मैं कंटेंट देखती हूँ सर, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वो नदी के किनारे मैं देख रही थी, वहाँ पे लड़की कुछ नहीं पहनी हुई है कपड़ा, 2 कपड़े हैं उसके शरीर पे और वो उसको मोटिवेशनल बनाने के लिए माइक लेके गए हुए हैं। अच्छा। वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको मोटिवेशनल बनाएँ हाँ, हाँ। और आप उसको ज़ूम करके दिखा रहे हैं और आप अ, कैमरे में फ़ोकस करवा रहे हैं उनको। आप बोल रहे हैं, उसका फुटेज चल रहा है और फुटेज चल रहा है, उससे पता चल रहा है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको उसके प्रयास कर रहे हैं कि वो जो मायने हैं वो मोटिवेशनल हो जाए, लोगों को इंस्पायर मायने उसका बदल दें। कौन बेवकूफ़ है? अगर 100 लोगों की भीड़ है, उसमें उनकी नज़र हमेशा नीचे रहती है। वो नहीं मिला पाते हैं नज़र, मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो आप नज़र मिला सकते हैं अगर आप अच्छा काम करें तो, फिर क्या करेंगे पैसे का? पैसा लेके कोई जाता है। जो दुनिया तो जीतने वाला भी जब जा रहा था तो इतना हाथ जो है हुँ। वो ऊपर करवा के गया था कि इतना जो हाथ है ना वो ज़मीन के ऊपर मुझे गाड़ना होगा, तो मेरा हाथ निकाल के गाड़ना ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि जब सिकंदर गया तो उसके हाथ खाली थे। दुनिया को जीतने वाला सिकंदर हाँ, हाँ। दुनिया को छोड़ के गया तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? ये लोगों को लगता है कि एक फ्लो में हम पैसा बहुत कमा लेंगे, लेकिन इज़्ज़त तो नहीं मिल पाएगा ना, वो ओहदा नहीं मिल पाएगा। अंततः अगर किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट अगर हम लोग मान के चलें, अगर हम अपने कर्म का, तो वो कहीं न कहीं हमारा जो सम्मान है, जो वो हमारा कर्म है रे कहा जाता है ना, एज़ यू सो सो यू रीप, जैसा बोएँगे वैसा काटेंगे। काटेंगे, बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें आपसे हुई और बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही, लेकिन एक सेगमेंट क्योंकि आप छपरा से हैं जी, जी। और जब छपरा से हैं तो बात भोजपुरी की ना हो तो ये थोड़ा-सा अधूरा रह जाएगा, ठीक है? तो क्या भोजपुरी गाना सुनना पसंद करती हैं? बहुत पसंद है मुझे, मुझे कंट्रोवर्सी गई बाहर में, अच्छा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पवन सिंह को कौन बोल रहे हैं, खेसारी को कौन बोल रहे हैं, किसकी किसकी वाइफ़ जो है वो किसके ऊपर कमेंट कर रही है, कौन गुंजन सिंह है, कौन अक्षरा सिंह, कौन मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस मज़ा आता है कि मैं बहुत एन्जॉय करने लगी हूँ भोजपुरी गाने को। पहले तो बहुत कम सुनती थी, लेकिन अब ऐसा है ना कि इतना लोगों ने वायरल कर दिया है गानों को वायरल कर दिया या फिर कंट्रोवर्सी के तौर पे कुछ-कुछ गाने सुनने को मिल जाते हैं। हाँ। अब पियर फड़ाक वाली बज जाए अगर या फिर कल्पना पटवारी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और जितने भी भोजपुरी जो सेगमेंट करते हैं मैं सबसे बोल रखी हूँ कि कभी कल्पना जी आएँ तो मुझे एक मौका दीजिएगा कि मैं उनका इंटरव्यू करूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका कि छठ के गाने बहुत सारे उन्होंने गाए हैं। जाइब नौकरी पे
अभी ये सेना कहीं है बलम जी, ये सब गाना इतना मजा आता ना सुन के। मतलब भोजपुरी मुझे बड़ा मजा आता। छोड़ो कंट्रोवर्सी वगैरह, क्या लोग करे हुए हैं कि मतलब जो पवन सिंह के बारे में बोल दिया, खेसारी वाले सपोर्टर आके भर देते हैं पूरा। खेसारी के बारे में बोले तो पवन सिंह के आगे सपोर्टर भर देते हैं पूरा। लेकिन आपको दोनों में से कौन पसंद है, पवन सिंह पसंद है या दोनों फिर पसंद खेसारी? है, दोनों पसंद है, दोनों के गाने पसंद है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी इस इंटरव्यू में। आप चाह रहे हो बोलवाना, लेकिन मुझे दोनों पसंद है। मुझे कुछ कुछ गाने सबके बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि गाने खराब भी हैं बहुत सारे लोगों के, लेकिन पवन सिंह के सैड सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर खेसारी के भी बहुत सारे गाने हैं जो बहुत पसंद हैं। और कल्पना जी का सुनती हूँ, शारदा जी का सुनती थी। ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। अभी भी कभी नॉस्टैल्जिया फील करना होता है तो गाना हेडफोन लगाइए, भोजपुरी गाना बजाइए और दुनिया में जितनी टेंशन है वो सब आपसे दूर चली जाएँगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए मान लीजिए मान के लीजिए सच्चाई है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं। अचानक से कॉल आता है खेसारी जी की टीम से कि एक प्रिव्यू की सारी देना चाहते हैं और जी। सेम टाइम में उसी दिन उसी समय अगर कॉल आता है आपको कि पवन सिंह का भी आपको इंटरव्यू लेने का मौका है और दोनों में से आप कोई एक ही कर सकती हैं, तो फिर आप कौन सा करना चाहें? दोनों का नहीं करूँगी, पक्का दोनों का नहीं करूँगी। मैं सही बता रही हूँ, मैं किसी का नहीं करूँगी वीडियो। कारण क्योंकि कुछ? कारण ये है कि मुझे मुझे उनसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि ऐसे कलाकार को प्रमोट करना, जो वाक़ई में कमाल के सिंगर्स हैं, क्योंकि उनको तो सब जानते हैं ना। पवन जी के एक बार फ़ोन करने पे नेशनल मीडिया दौड़ते-दौड़ते आएगा। उनके एक बार फ़ोन करने पे जितने मीडिया हाउस है वो सब दौड़ते हुए जाएँगे। लेकिन एक भूजा वाला है यहाँ पे, रामजस बिहारी नाम है उनका, मैंने उनको कवर किया था, बहुत सारे लोगों ने कवर किया था। अब फाइनली उनका सिलेक्शन भी हो गया अभी किसी रियलिटी शो में, बहुत अच्छा लगा। रिकमेंड किया था मैंने नाम उनका। अच्छा। तो वो भूजा बेचता है, वो लड़का क्या गाता है सर, आप एक बार सुनिएगा। वो खेसारी का भी गाना गाता है, वो पवन सिंह का भी गाना गाता है। वो खुद भूजा और चाय बेच के जो पैसे उसको आते हैं, उस पैसे से वो गाने लिखता है और खुद ही उस वीडियो में एक्ट भी करता है। अरे वाह! वो पूरा एल्बम वो खुद बनाता है। तो वैसे लोग बुलाएँगे तो दौड़ के हम लोग आधे घंटे में पहुँचेंगे उसके पास। लेकिन पवन और खेसारी भाई साहब बहुत रायता फैला हुआ है इनके नाम पे। तो मैं कभी उस पे कदम ही नहीं रखती, कभी नहीं, कभी मैंने ज़बरदस्ती उसके बारे में, उसको होता है ना कि छेड़ना नहीं चाहा है कभी भी। तो भोजपुरी का गाना सुनना पसंद है, लेकिन भोजपुरी के साथ जाना, इंटरव्यू करना मतलब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि वो समय उनको देने से अच्छा है किसी नए को दें ताकि उनको उससे कुछ पहचान मिल जाए, उनको कुछ फ़ायदा अब मिले। एक बात सोचिए ना कि मान लीजिए कि खेसारी के पास आप जाते हैं वीडियो करने के लिए, आप क्या सवाल करेंगे? आप वही सवाल करेंगे जिससे आपको व्यूज़ अच्छे आएँ और उस व्यूज़ के लिए आप उसमें ऐड करेंगे पवन सिंह का नाम। कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके आप करेंगे ही करेंगे। आप कितने भी अच्छे, कितने भी बुरे हैं, आप ज़रूर इस बात को छेड़ेंगे। अगर जाके आप पूछेंगे कि खेसारी जी आप कितना स्ट्रगल किए हैं, आप कितना कमा लेते हैं, मज़ा ही ना उनको बोलने में मज़ा आएगा, ना आपको पूछने में मज़ा आएगा। अगर पवन सिंह के पास जाते हैं तो बिना खेसारी के नाम का कुछ निकल पाएगा, ना ज्योति सिंह का नाम नहीं लेंगे तो इंटरव्यू में दम थोड़ी होगा। तब तो कोई देखेगा ही नहीं, लोगों को भी मज़ा आता है देखने में। तो इस कंट्रोवर्सी से शुरू से दूर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डिसलाइक करती हूँ, मैं गाने सुनती हूँ उनके, तो मुझे बहुत पसंद है दोनों के गाने, सबके गाने बहुत पसंद है और आजकल नीलकमल के गाने बहुत सारे, हीरोइन हाउ हीरोइन, ये सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छा लगता है सुनने में, सबको सपोर्ट करना चाहिए और ये फालतू का रायता फैलाने में क्या ही उसमें कदम रखेंगे आप। तो चलिए बहुत अच्छा लगा अंजलि जी आपसे बात करके और हमें लग रहा है कि और कितनी बातचीत करें लेकिन क्योंकि इंटरव्यू का भी एक अपना दायरा है, जी, तो हम नहीं चाहते हैं कि ऑडियंस को ये लगे कि ये बहुत लंबा हो जा रहा है। जी। तो फिर हम लोग किसी नए विषय पे फिर मिलेंगे और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ दी आपने। इसके लिए आप अपना कीमती समय निकाले और हमारे मंच पे आए इसके लिए आपको थैंक बहुत-बहुत सो धन्यवाद। मच, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। जब से आपने शुरू किया है मुझे लगता है मैं आपसे बहुत पहले से जुड़ी हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने पूरा सेटअप किया हुआ है या फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप कैसे बात कर रहे हैं। आजकल ये बहुत मिसिंग है कि आप कितने मर्यादित तौर पे आप किसी से सवाल कर पा रहे हैं। आप अगर सवाल कर भी रहे हैं कंट्रोवर्शियल तो आप सही तरीके से कर रहे हैं। आप में मैंने ये देखा है आपके बहुत सारे वीडियोज़ फीड में तो वैसे आपके शॉर्ट्स बहुत सारे आते हैं इंस्टा पे। लेकिन इसके अलावा जो आप
फुल वीडियो डालते हैं, 1-1 घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे का दम चाहिए 1.5 घंटे का वीडियो डालने के लिए। हमारे मन में यही होता है कि 10 मिनट का वीडियो बना, 12 मिनट का बना, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन यही होता है। 1-2 घंटे का वीडियो जो है 4.5 लाख लोगों ने देखा है। 4.5 1.5 घंटे का वीडियो ये लाइन वैसे और भी बड़े वीडियो हैं जो अपने चैनल पे चले हैं अच्छे। क्या बात करें, छपरा ऑलवेज रॉक्स है ना, ये छपरा वाले बड़ा कमाल कर रहे हैं। पायलट बन गई, स्वाति मिश्रा देखिए कितना बढ़िया कर रही हैं। भोजपुरी में मिंटुआ और मिंटुआ है, उनकी फैमिली है। छपरा बहुत आगे बढ़ रहा है भाई, सही में। लोगों को पता ही नहीं कि मैं छपरा से हूँ। लेकिन आज सबको पता चल जाएगा कि हाँ। आप छपरा से हैं और निश्चित तौर पे छपरा जो है अच्छा शुरू से रहा है और क्योंकि जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद तो फिर उसी कड़ी में फिर और भी लोग अच्छा काम इतने दिग्गज लोग हैं तो उस माटी से कोई ना कोई तो निकलेगा ये ज़रूर। तो बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको भी, आप ऐसे ही काम करते रहिए और इस जो सीट है, इस पे एक से बढ़कर एक लोगों को बुलाइए। हमारा जो साथ है हमेशा रहेगा, हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा और बस आप अच्छे कंटेंट लाते रहिए और लोगों का जो प्यार है वो आपको मिलता रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सब थैंक यू सो मच। थैंक यू।